हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर की इस सीरीज में। आज हम फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के दूसरे पार्ट्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी। आप कोई भी लेक्चर मिस न करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। महान मुगलों के व्यक्तित्व के अलावा मुगल साम्राज्य की जो ताकत थी वो और कुछ चीजों में थी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो संगठन था, और जो कुलीन वर्ग था, जो सामंत थे, जागीरदार थे, उनके चरित्र में, यानी उनकी जो वफादारी थी मुगल साम्राज्य के प्रति और उनके कारण जो संगठन बना हुआ था, वो उनकी शक्ति का एक बहुत बड़ा कारण था। राजा की जितनी भी कमजोरियां थी उन सब की भरपाई की जा सकती थी सफलतापूर्वक, अगर जो कुलीन वर्ग था, जैसे मंत्री थे, जागीरदार थे, अगर ये लोग अलर्ट होते, सचेत होते, सावधान होते, योग्य होते और वफादार होते। लेकिन मुगल शासकों के साथ ही जो कुलीन वर्ग था उसका चरित्र भी गिर चुका था, उनका भी चरित्र पतन हो चुका था। कई ऐसे कुलीन वर्ग के लोग थे जो बहुत शाही जीवन जीते थे, बहुत खर्चीला जीवन जीते थे और उनके पास जितने साधन नहीं थे उससे कहीं आगे जाकर खर्च करते थे। इनमें से बहुत सारे लोग ईज लविंग हो गए, यानी उनको हर चीज आसानी से चाहिए थी। वो बहुत आराम पसंद हो गए और विलासिता के शौकीन हो गए। यहाँ तक कि जब वो युद्ध के लिए जाते थे उस समय भी अपने आसपास सुविधा की सारी चीजें रखते थे, उन सारी चीजों से खुद को घेरे रखते थे। और यहाँ तक कि युद्ध पे भी अपने परिवार को अपने साथ लेके जाते थे। अक्सर ये लोग अशिक्षित थे या इनको बहुत ही कम शिक्षा मिली हुई थी। उनमें से बहुत तो ऐसे थे जिन्हें युद्ध की कला भी नहीं आती थी, उसे भी उन्होंने नेग्लेक्ट किया। इससे पहले के समय में लोअर क्लास से यानी निचले तबके के कई लोग अपनी योग्यता के आधार पर ऊंचे पदों पर पहुंचे थे, कुलीन वर्ग के ऊंचे पदों पर पहुंचे थे और इस कारण से नई ऊर्जा का आगमन होता था, यानी नए विचार, नए तरीकों का आगमन होता था। लेकिन बाद में जो कुलीन वर्ग की फैमिलीज रह गई थी उन्होंने सभी पदों को मोनोपोलाइज कर दिया, यानी कि उनके परिवार के लोग ही अब ऊंचे पदों पर आसीन होते थे। बाहर से किसी व्यक्ति को अपने योग्यता के बल पर मौका नहीं मिलता था और इस कारण से फ्रेश कमर्स यानी जो नई ऊर्जा लेके लोग आते थे वो चीज बंद हो गई। सभी कुलीन वर्ग के लोग, सभी जागीरदार, ये सभी कमजोर और अयोग्य नहीं थे। बड़ी संख्या में ऐसे लोग आए जो ऊर्जावान थे, योग्य अधिकारी भी थे, बहादुर थे और बेहद अच्छे मिलिट्री कमांडर्स थे, बेहद अच्छे सेनापति थे। 18वीं सदी में ऐसे कई लोगों का प्रादुर्भाव रहा, यानी ऐसे कई लोग पावर में आए। लेकिन उनकी इन योग्यताओं का फायदा साम्राज्य को नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया अपने हितों को साधने में, यानी अपने मतलब की चीजें बनवाने में, अपने काम करवाने के लिए उन्होंने अपनी योग्यता का इस्तेमाल किया और समाज और देश की सेवा करने के बजाय ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। वास्तव में आम धारणा के विपरीत 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो कुलीन वर्ग के क्षमता में, योग्यता में आई कमी और उनका चारित्रिक पतन नहीं था। यानी ऐसा नहीं था कि उस समय योग्य कुलीन नहीं थे, लेकिन समस्या ये थी कि वो सभी स्वार्थी थे और राज्य के प्रति उनमें कोई समर्पण भाव नहीं था। उनकी वफादारी राज्य के प्रति नहीं रह गई थी, वो सब अपना मतलब निकालने में लगे हुए थे और इसी कारण से जन्म हुआ साम्राज्य में भ्रष्टाचार का और आपसी खींचातानी का, क्योंकि हर किसी को अपना मतलब निकालना था। उन लोगों ने अपनी शक्ति, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुलीन वर्ग के लोग आपस में ग्रुपिज्म करने लगे, ग्रुप बनाने लगे एक दूसरे खिलाफ, और यहाँ तक कि राजा के खिलाफ मिलकर भी वो अलग ग्रुप बनाते थे। उनके बीच जो शक्ति का संघर्ष था कि किसके पास ज्यादा शक्ति होगी, इसके लिए उन्होंने बल का प्रयोग किया, धोखाधड़ी का और दगाबाजी तक का प्रयोग किया। यानी अपने स्थान को मजबूत करने के लिए उन्होंने हर तरीका अपनाया। उनकी जो आपसी लड़ाई थी, आपसी झगड़ों ने साम्राज्य को बर्बाद कर दिया और समाज की जो एकता थी उस पर भी असर डाला, जिसके कारण से समाज बंट गया और अंततः ये हुआ विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक आसान शिकार बन गया, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक आसान रास्ता बन गया। और इस लिहाज से देखें तो अगर सबसे ज्यादा गलत कोई था, सबसे ज्यादा दोषी कोई था, तो वो थे उस समय का कुलीन वर्ग, उस समय के जागीरदार, जो कि सक्षम थे और एक्टिव थे, यानी जिनके हाथों में राज्य था।
अपनी निजी जागीरें बनाने के लिए इन लोगों ने साम्राज्य की एकता को तार तार कर दिया, खत्म कर दिया। और इस तरह से मुगल कुलीनों के पतन का कारण उनकी व्यक्तिगत बुराइयां नहीं थी, यानी कि उनमें योग्यता की कमी होना ये कारण नहीं था, क्योंकि वो थे तो योग्य, लेकिन राजकीय कामकाज और राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने शक्ति को पाने के लिए, पावर को पाने के लिए जो एक अदूरदर्शी रास्ता अपनाया, वो ही मुगल साम्राज्य के पतन का बड़ा कारण बना। यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि इसका लंबे समय तक असर क्या होने वाला है। उनकी नजर सिर्फ अपनी प्राइवेट जागीरें, अपनी निजी जागीरें बनाने पर थी, जो थोड़े समय के लिए संभव भी हुई, लेकिन इसके बहुत बुरे दूरगामी परिणाम हुए। लेकिन सिर्फ मुगल जागीरदारों में ही बुराइयां हो ऐसा नहीं था। ये बुराइयां उस समय के उदय होने वाले जो मराठा सरदार थे उनमें थी, राजपूत राजाओं में थी, जाट, सिख, बुंदेला सरदारों में, यानी उस समय उदय होने वाले जितने भी चीफ थे उन सब में थोड़ी बहुत ही बुराइयां पाई जाती थी। 18वीं सदी में जितने भी लोगों के हाथ में फेम और पावर आई, यानी नाम और शक्ति आई, ऐसे सभी लोगों में इस तरह की टेंडेंसी पाई जाती थी। जो भी उस समय के ऑटोनोमस प्रोविंस बने, यानी जिन्होंने स्वचालित जागीरें बनाई, स्वचालित क्षेत्र बनाए, उन सभी में इस तरह की बुराइयां थी, यानी राज्य के प्रति कम समर्पण और अपनी जागीरें अपने राज्य बनाने पर ज्यादा जोर। कुलीनों के बीच इस बढ़ते स्वार्थी व्यवहार का और ग्रुपिज्म था, यानी अपना गिरोह बनाने की जो टेंडेंसी थी, उसका एक बहुत बड़ा कारण था जागीरों का अभाव होना और जो जागीरें थीं उनमें आमदनी का कम हो जाना। यानी जागीरें कम थी और जागीरदार ज्यादा थे, वो भी ऐसे समय में जब कुलीन वर्ग और उनके खर्चे लगातार बढ़ रहे थे। और इसी कारण से जो जागीरें थीं उन पर कब्जा करने के लिए कुलीनों के बीच जो आपसी लड़ाई थी वो और ज्यादा तेज होती गई। और इस समस्या का मुख्य कारण ये था कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाना संभव ही नहीं था कि जिसमें सभी कुलीनों को संतुष्ट किया जा सके, जिससे उन सभी के बीच में कोई पद या जागीर बांटी जा सके। यानी सबको जागीरें देना संभव नहीं था, लेकिन सबको चाहिए थी। जागीरों की कमी से और दूसरे असर भी साम्राज्य पर पड़े। तो अब कुलीनों ने क्या किया कि उन्होंने अपनी जागीरों से ज्यादा इनकम कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आमदनी के लिए उन्होंने किसानों से वसूलना शुरू किया। उनकी जो जागीरें थी और जो उनके पद थे, उन्होंने उसको वंशानुगत बनाने की कोशिश की, यानी उनके जाने के बाद उनके परिवार के लोगों को ही वो पद मिलेंगे, बाहर के किसी योग्य व्यक्ति को वो पद नहीं मिलेंगे। उन्होंने अपनी आमदनी को बैलेंस करने के लिए, यानी जो कमाई उनकी नहीं हो रही थी उसको बढ़ाने के लिए, वो लोग खालिश जमीन यानी क्राउन जमीन, यानी कि जो जमीन साम्राज्य की थी उस पर भी वो लोग कब्जा करने लगे, जिसके कारण से केंद्र सरकार का आर्थिक संकट बढ़ गया, क्योंकि जो पैसा केंद्र सरकार को जाना था अब उन जमीनों पर कब्जा करने की वजह से वो पैसा जागीरदार खुद लेने लगे, जिसके कारण से साम्राज्य को अपना खर्चा कम करना पड़ा। सैनिकों की टुकड़ियां छोटी की जाने लगी और इस कारण से साम्राज्य की सैन्य शक्ति पर असर पड़ा और वो कमजोर हो गई। मुगल साम्राज्य के पतन का एक मूल कारण, एक बेसिक कारण ये भी था कि ये अपनी जनता की, अपनी पॉपुलेशन की मिनिमम नीड्स को, न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे भारतीय किसान की हालत खराब से और खराब होती गई। वैसे तो वो कभी भी किसी भी समय अपने जीवन से बहुत खुश तो नहीं थे, लेकिन 18वीं शताब्दी में उनकी हालत गरीब हो गई, उनकी दुर्दशा हो गई और शोचनीय हालत हो गई, मिजरेबल हालत हो गई और बहुत अनिश्चित हालत हो गई। अकबर के समय से भूमि कर लगातार बढ़ता ही गया, भूमि कर का बोझ उनके ऊपर लगातार बढ़ता गया और जागीरों के कुलीनों को, यानी जागीरों के जो मालिक थे, उनको बार बार बदले जाने का भी उन पर बुरा असर पड़ा। जो जागीरदार जितने भी समय के लिए रहता था वो अपने छोटे से समय काल में ही, वो अपने छोटे से कार्यकाल में ही उस जागीर से ज्यादा दोहन करने लगा, ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने की कोशिश करने लगा। क्योंकि जागीरदार बदले जा रहे थे, इसलिए एक जागीरदार जब तक रहता उसे लगता कि मैं जितना फायदा यहाँ से उठा सकूं उठा लूं। वो किसानों से बहुत भारी मांग रखते थे, यानी बहुत ज्यादा कर मांगते थे और बहुत निर्दयता से उनका दमन करते थे। यहाँ तक कि जो सरकारी नियम कानून थे उनका उल्लंघन करके भी ये दमन जारी रहता था। औरंगजेब के मरने के बाद इजारा प्रथा जागीरों पर और खालिश जमीन यानी राजकीय जमीनों पर काफी कॉमन हो गई। और ये प्रथा क्या थी कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये जमीन उसको दे दी जाती थी। उसके बाद वो किसान से
कुछ भी वसूलने के लिए, कोई भी अमाउंट ऑफ कर वसूलने के लिए आजाद होता था। और इस कारण से ताल्लुकदार और किसानों से कर लेने वाले एक ऐसी जमात का उदय हुआ जिसके बाद किसानों की उत्पीड़न की, उनके दोहन की कोई सीमा ही न रही। इट न्यू नो बाउंड्स, यानी उनसे कुछ भी वसूला जाने लगा। इन सभी कारणों से कृषि के विकास में रुकावट आ गई और उसमें पतन हो गया, कृषि में पतन हो गया, कृषि का आगे कोई विकास नहीं हो पाया और किसानों की दुर्दशा और भी बुरी हो गई। किसानों में असंतोष बढ़ने लगा और सरफेस पर, सतह पर आ गया। ऐसी भी कई घटनाएं देखी गई जहां पर किसानों ने इतना भारी भरकम कर देने के डर से अपनी जमीन को ही छोड़ दिया। कई विद्रोह के रूप में भी किसानों के असंतोष को अभिव्यक्ति मिली, किसानों ने अपना असंतोष प्रकट किया, जैसे सतनामी, जाट और सिख विद्रोह के रूप में, जिससे साम्राज्य के स्थायित्व और शक्ति को नुकसान पहुंचा। इस तरह से बर्बाद हो गए कई किसानों ने ऐसे गिरोह बना लिए जो डकैती और इस तरह के दूसरे दुस्साहसिक काम करते थे और इनकी लीडरशिप, इनका नेतृत्व अक्सर कोई जमींदार ही होता था। और इस तरह से उन्होंने मुगल साम्राज्य के कानून व्यवस्था और दक्षता को नजरअंदाज किया और अंततः ये सिचुएशन हुई कि खेती से इतनी उपज नहीं हो पा रही थी जो कि साम्राज्य की जरूरतों को पूरा करे, यानी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो लगातार चलने वाले युद्ध के खर्चे थे उन्हें पूरा करने के लिए, और जो शासन वर्ग था उनकी बढ़ती विलासिता को पूरा करने के लिए ये काफी नहीं पड़ रहा था। यानी कृषि की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। और ऐसी हालत में यदि साम्राज्य को अपनी शक्ति पुनः से स्थापित करनी थी, अपनी शक्ति को दोबारा हासिल करना था और लोगों को आगे बढ़ना था, तो अगर कृषि की इस बुरी हालत की कोई भरपाई कर सकता था तो वो थे व्यापार और उद्योग और दूसरे आर्थिक संसाधन। लेकिन व्यापार और उद्योग में ये जो रुकावट थी, ये विकास न होने की स्थिति थी, ये सबसे ज्यादा थी, ये मोस्ट एविडेंट थी, यानी सामने नजर आ रही थी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़े राज्य की स्थापना से व्यापार और उद्योग को कई तरीके से बढ़ावा मिला था और एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक, एक पर्टिकुलर सीमा तक भारत का औद्योगिक उत्पादन काफी बड़ा था। यदि गुणवत्ता की बात की जाए और क्वांटिटी यानी कितना उत्पादन हो रहा है उसकी बात की जाए तो दोनों ही स्तर पर भारतीय उद्योग उस समय के विश्व से कहीं आगे था। यानी उस समय विश्व में जो एक एवरेज लेवल पर औद्योगिक उत्पादन हो रहा था और जो उसकी क्वालिटी थी, भारत का सामान उससे कहीं आगे था। परंतु उस समय यूरोप के मुकाबले भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उतना विकास नहीं हो रहा था जितना यूरोप में हो रहा था। साथ ही में संचार की जो बुरी स्थिति थी उस कारण से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कि सेल्फ सफिशिएंट थी, यानी उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इन दोनों कारणों से भी व्यापार की बढ़त को, व्यापार की उन्नति को धक्का पहुंचा। इसके अलावा जमीन का जो उपयोग होता था वो धन कमाने के लिए और राजकीय कर वसूलने में होता था। इससे विदेशी व्यापार यानी विदेशों से होने वाले व्यापार और साथ में नौसेना की भी उपेक्षा हुई, उन्हें भी नेग्लेक्ट किया गया। और ये स्थिति ऐसी थी कि शायद सबसे अच्छे राजा और कुलीन भी आ जाएं तो वे सिचुएशन को बदल नहीं सकते थे, इस परिस्थिति को नहीं बदल सकते थे। परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी थी। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के अभाव में और एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति के अभाव में, यानी इन चीजों में बहुत बड़े बदलाव के न होने के कारण इंडिया यूरोप के जितना आर्थिक और राजनीतिक उन्नति नहीं कर पाया और अंततः उसके दबाव के आगे झुक गया। मुगल साम्राज्य के जो पतन के कारण थे उनमें से जो सामाजिक और राजनीतिक कारण की बात करें तो वो एक ये भी था कि लोगों के बीच में एक राजनीतिक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत में एक आधुनिक राष्ट्र में जो जो कारक होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन गुणों का भारत में अभाव था। भारत के लोगों को ये नहीं लगता था कि वो सभी भारतीय हैं। उनमें एक एकता की भावना का भाव था, एक कॉमन उद्देश्य का भाव था। हालांकि सदियों से इस देश में एक सांस्कृतिक एकता का तत्व मौजूद रहा और इसी कारण से एक राष्ट्र के लिए जीने और मरने का आदर्श लोगों में नहीं था। इसके बजाय लोगों की वफादारी थी व्यक्तियों के प्रति, समुदायों के प्रति, जाति के प्रति और अपने अपने धर्मों के प्रति। वास्तव में देश के किसी भी वर्ग या समूह की रुचि इस बात में नहीं थी कि किस तरह से देश की एकता को बनाए रखा जा सके। जो एकता थी उस समय वो दरअसल शक्तिशाली शासकों के द्वारा थोपी गई थी। जो कृषकों की निष्ठा थी वो मात्र उनके ग्राम
और उनकी जाति तक थी। उन्हें साम्राज्य की राजनीति में बहुत कम ही इंटरेस्ट था, बहुत कम रुचि थी, और न ही उन्हें ऐसा लगता था कि साम्राज्य के हित में उनका हित है। यानी उनके लक्ष्य और साम्राज्य के लक्ष्य उन्हें अलग लगते थे, और उन लोगों को लगता था कि साम्राज्य में उनका बहुत थोड़ा हिस्सा है, साम्राज्य से उनका ज्यादा लेना देना नहीं है, और इस पर यदि कोई विदेशी आक्रमण होता है तो इससे भी उनको कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पिछले कई सदियों से भारत पर विदेशी आक्रमण होते ही आए थे। मुगलों का भारत में आना भी एक विदेशी आक्रमण के तौर पर ही था। तो इसीलिए जब अंग्रेज आए तो उनको कुछ ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो भी उनके लिए एक दूसरी विदेशी शक्ति ही थी, जिस तरह से कि मुगल्स थे। जहां भी केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय शासन कमजोर होता दिखता था, वहीं पर जमींदार विरोध करते थे। वो ऐसी एक केंद्रीय शक्ति के खिलाफ थे जो कि उनके अधिकारों को और उनकी स्वायत्तता को कम कर दे। इससे पहले जो कुलीन वंश थे, जो कुलीन लोग थे, उनकी वफादारी राजवंश के प्रति थी, यानी जो राजा थे और उनका जो वंश चलता था उनके प्रति थी। लेकिन ये वफादारी किस कारण से थी? क्योंकि उन्हें काफी सुविधाएं दी गई थी, उन्हें पद दिए गए थे, ऊंचे पद दिए गए थे, ऊंचे ऑफिसेस दिए गए थे, और इसके बदले में वो वफादार रहते थे। लेकिन जैसे ही इस राजवंश का पतन हुआ, जैसे ही मुगल वंश का पतन हुआ, तो उन जागीरदारों की निष्ठा राज्य से हटकर अपने निजी स्वार्थों पर आ टिकी। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ पूरे करना ज्यादा जरूरी समझा, और उन्होंने अपनी स्वायत्तता से चलने वाली जागीरें बनाई, यानी उनकी जागीरों में उनका शासन चलता था, और इस कारण से साम्राज्य की जो एकता थी उसे धक्का लगा। जिन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था, जैसे मराठास, जाट्स, राजपूत्स, इन्होंने भी अपने स्थानीय, अपने क्षेत्रीय और अपने समुदाय को बनाने पर ध्यान दिया, और इसी कारण से भारत की एकता नहीं आ सकी। दरअसल वास्तविकता ये थी कि उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, जो सामाजिक संबंध थे, जो जातिगत संरचनाएं थी और राजनीतिक संगठन थे, की सिचुएशन ऐसी थी कि उस समय भारतीय समाज को एक करना संभव नहीं था। भारतीय समाज इस बात के लिए तैयार नहीं था कि उसे एक राष्ट्र में बांधा जाए, क्योंकि इन सब में बहुत ज्यादा विविधताएं थी। अब तक हमने जो कारण डिस्कस किए, यदि उनके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर नहीं पड़ता, शासक की शक्ति कम नहीं होती, नहीं टूटती, तो मुगल साम्राज्य और बहुत लंबे समय के लिए शासन में बना रह सकता था। लेकिन 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक काबिलियत में कमी आ गई, और देश के कई हिस्सों में इसके प्रशासन की उपेक्षा की जाने लगी। इन्हें नहीं माना जाता था, और साथ ही में इनकी कानून व्यवस्था भी देश के कई हिस्सों में तोड़ी जाने लगी। उस समय के जो जमींदार थे, जो उपद्रवी थे, विद्रोही थे, उन्होंने खुलकर केंद्रीय शासन की उपेक्षा की, केंद्रीय शासन के विरोध में खड़े हो गए। यानी अब तक जो मुगल साम्राज्य ने उन पर कंट्रोल कर रखा था, उन्हें अपने कब्जे में ले रखा था, अब वो इससे आजाद होने लगे। यहाँ तक कि रॉयल कैंप, यानी जो राजकीय सवारी जा रही होती थी या मुगलों की आर्मी जा रही होती थी, उन्हें भी रास्ते में लूट लिया जाता था। उस समय मुगल साम्राज्य के सभी पदों पर जितने भी ऑफिशियल थे, जितने अधिकारी थे, उन सब में भ्रष्टाचार और रिश्वत, अनुशासनहीनता और अयोग्यता, अवज्ञा और गैर वफादारी, यानी कोई भी उन्हें मानता नहीं था और कोई भी उनके प्रति वफादार नहीं था, ये सभी दुर्गुण छाए हुए थे। यानी सभी ऑफिशियल्स में, सभी बड़े पदों पर यही हालत थी। केंद्र सरकार में अक्सर दिवालियापन आ जाता था, यानी उनके पास एकदम पैसे खत्म हो जाते थे, वो दिवालियापन की हद तक पहुंच गए थे, क्योंकि केंद्रीय शासन के आय के साधन कम हो गए और जो उनका संचित धन था वो खर्च हो गया। जितना पैसा पहले से कमाया हुआ था वो तो खर्च हो गया, लेकिन उनके पास न्यू इनकम, नई इनकम नहीं आ रही थी, और इसी कारण से वो दिवालिया होने की कगार तक आ पहुंचे। कई प्रोविंसेस, कई राज्य थे जो कि राजकीय कर अदा नहीं कर पा रहे थे। सम्राटों के द्वारा अपने पसंदीदा लोगों को जागीरें बांटे जाने के कारण खालिश जमीन, यानी राजकीय जमीन में कमी आ गई, राजकीय जमीन सिमटती गई। किसानों को उत्पीड़न करके, यानी किसानों का दमन करके जो इनकम बढ़ाने की, आमदनी बढ़ाने की कोशिश की गई थी, उसके पॉपुलर रिएक्शन देखने को मिले, यानी वो विद्रोह के रूप में सामने आने लगे। और अंततः इससे साम्राज्य की सैन्य शक्ति पर बुरा असर पड़ा। साम्राज्य की सैन्य शक्ति प्रभावित हुई। 18वीं सदी में मुगल आर्मी में, मुगल सेना में अनुशासन की कमी थी, और जो लड़ने का जज्बा था उसमें भी कमी आ चुकी थी। एक बड़ी आर्मी को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सैनिकों को और सेनापतियों को कई कई महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता था, और चूंकि ये सभी किराए के सैनिक थे, यानी कि इनको पैसे मिलते थे, इसीलिए लड़ते थे, इसीलिए वो लगातार असंतुष्ट रहते थे,
और यहाँ तक कि विद्रोह पर भी उतारू हो जाते थे। उस समय के जो कुलीन भी थे और सेनापति भी थे, वो अपनी सैन्य शक्ति की टुकड़ियों को, यानी जितनी उन्हें सैन्य शक्ति रखनी चाहिए थी, वो उतना भी नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, उतना भी नहीं बना के रख पा रहे थे, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा वित्तीय समस्याओं से सामना करना पड़ रहा था। और इसके अलावा जो गृह युद्ध चल रहे थे, उनमें कई ब्रिलियंट कमांडर्स, कई बहादुर और अनुभवी सैनिक मारे गए थे। और इस तरह से वो आर्मी जो कि मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी, जिस पर मुगलों को हमेशा से गर्व रहा था, वो इतनी कमजोर हो गई कि वो महत्वाकांक्षी चीफ्स को, सरदारों को और कुलीनों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। और साथ ही में मुगलों के बाद जो विदेशी शक्तियां आई, उनके आक्रमण से भारत को बचाने में नाकामयाब रही। मुगल साम्राज्य को जो आखिरी धक्का पहुंचा, वो विदेशी आक्रमणकारियों से पहुंचा। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, जिनका आक्रमण अपने खुद के साम्राज्य के कमजोरी के परिणाम स्वरूप था, यानी उनका साम्राज्य कमजोर हुआ था, जिसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने भारत में हमला किया। उनके आक्रमण से निपटने में मुगल साम्राज्य की पूरी धन संपत्ति खत्म हो गई और इन आक्रमणों ने उत्तर के उद्योग और व्यापार को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया और मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति को लगभग खत्म कर दिया। और अंततः ब्रिटिशों से मिलने वाले चैलेंज के परिणाम स्वरूप इस बुरी स्थिति में पड़ी हुई साम्राज्य की जो उभरने की आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। इस अंतिम तथ्य ने, यानी ब्रिटिशों के आने के बाद मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया। भारत की किसी भी शक्ति ने मुगलों के साम्राज्य पर दावा नहीं ठोका। हालांकि उनमें इतनी क्षमता थी कि वो मुगलों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से भारत को एकीकृत नहीं किया, भारत को एक नहीं बनाया। इन सभी साम्राज्यों में वो सारी कमजोरियां थी जिनके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरी ओर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे यूरोपियंस के पास एक फायदा था कि वो एक ऐसी सोसाइटी से आते थे, वो एक ऐसे समाज से आते थे जिनकी आर्थिक व्यवस्था भारत से सुपीरियर थी, भारत से अधिक बेहतर थी। और वो समाज जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से कहीं उन्नत था, भारत से कहीं एडवांस था। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण इसका ये बुरा नतीजा निकला कि भारत की सत्ता, भारत की शक्ति विदेशियों के हाथों में चली गई, जिन्होंने अपने मतलब के कारण, अपने स्वार्थ के कारण भारत की सदियों पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया और उसकी जगह एक नया औपनिवेशिक संरचना, उसकी जगह नई कॉलोनियल स्ट्रक्चर, एक औपनिवेशिक संरचना खड़ी कर दी। लेकिन इस बुराई से भी कुछ तो अच्छा निकल के आया। भारतीय समाज में जो जड़ता आ गई थी, यानी 10वीं 11वीं सदी के बाद जब से विदेशी आक्रमण भारत में होने शुरू हुए थे, तब से भारत के समाज में जड़ता आ गई थी। भारत का समाज उन्नति नहीं कर रहा था जैसे कि पहले कर रहा था, तो वो चीज टूट गई और नई शक्तियां इमर्ज हुई और नई शक्तियां उभर कर सामने आई। हालांकि ये प्रक्रिया शुरू हुई थी उपनिवेशवाद के संपर्क में आने के कारण, और इस कारण से भारत में अत्यधिक शोचनीय स्थिति आ गई, अत्यधिक मिजरी, बहुत बुरी हालत हुई, राष्ट्रीय पतन हुआ और साथ में ही आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन भी इसके साथ भारत में आ गया। लेकिन इस कारण से भारत में जो नई शक्तियां उभर के आई, उन्हीं शक्तियों ने, यानी उस उपनिवेशवाद का विरोध करने के कारण जो शक्तियां उभर के भारत में आई, उसी कारण नए भारत का, आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको इन लेक्चर से हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नया लेक्चर शुरू करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और दूसरे विद्यार्थियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी चैप्टर की और इसी बुक की दूसरी वीडियोस देखने के लिए प्ले लिस्ट पर क्लिक करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा और साथ में कॉमेंट सेक्शन में भी। मैं सेकेंड चैप्टर की वीडियोज़ जल्द ही अपलोड करूँगी और उन्हें आप मिस न करें, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।